कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी। 2030 में अहमदाबाद में आपको बताएं कि कॉमनवेल्थ गेम्स होगा। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स के 100 साल पूरे होने वाले हैं और इस मौके पर भारत को कहीं ना कहीं ये एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर दिखाई देगा। 2010 के बाद दूसरी बार आपको बताएं कि मेजबानी भारत करने वाला है। भारतीय खेलों के लिए ऐतिहासिक दिन रहेगा। तो अहमदाबाद में होगा कॉमनवेल्थ गेम्स। भारत को मिली कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी 2030 में। अहमदाबाद में ये कॉमनवेल्थ गेम्स होगा और 2030 में ही आपको बताएं कि कॉमनवेल्थ गेम्स अपने 100 साल पूरा करने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये तारीखी दिन भारत के लिए भी रहने वाला है कि जब 100 साल कॉमनवेल्थ गेम्स अपने वजूद को पूरा करेगा, मुकम्मल करेगा, 100 साल होने वाले रहेंगे, तो वो तारीखी लम्हा सेलिब्रेट होगा 2030 में, जब कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का आयोजन होगा भारत में। इससे पहले भी आपको बताएं कि 2010 में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की और अब भारतीय खेलों के लिए तो ऐतिहासिक दिन होगा ही। 2030 में भारत के लिए भी ये बड़ी बात है कि 2030 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स की दूसरी बार मेजबानी भारत करेगा तो ऐतिहासिक दिन के मौके पर करेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स जब 2030 में मुनक्किद होगा, अहमदाबाद में मुनक्किद होगा और दूसरी बार भारत मेजबानी करेगा, तो मौका कॉमनवेल्थ गेम्स के 100 साल पूरे होने का होगा। तो ये दोहरी कहीं ना कहीं जीत एक तरह से दिन भारत के लिए है। एक तो ये कि दूसरी बार मौका मिल रहा है और एक अहम बात ये कि ऐतिहासिक दिन को वजूद में आने को सेलिब्रेट भारत में किया जाएगा। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स काउंसिल की जनरल असेंबली ने आज भारत को 2030 के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में आयोजित करने के लिए औपचारिक घोषणा करी है। ये देश के लिए गौरव की बात है। मोदी जी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में हम इंटरनेशनल लेवल के 22 बड़ी गेम्स देश के 18 सिटी में कर चुके हैं। ये भारत की बड़ी गेम्स का आयोजन करने की क्षमता को दर्शित करते हैं। मुझे ये भी इस बात की खुशी है कि 2029 में कॉमनवेल्थ जैसी ही बड़ी गेम्स, वर्ल्ड पुलिस गेम्स के लिए भी भारत को यजमानी मिल चुकी है और 2030 के लिए कॉमनवेल्थ के लिए भी आज ओलंपिक कॉमनवेल्थ काउंसिल की जनरल असेंबली ने अनुमति दी है। मैं इस अवसर पर देश के सभी युवा एथलीट को बधाई देता हूं। ऐसी बड़ी स्कीम, ऐसी बड़ी स्पोर्ट्स हमारे देश के युवा एथलीट को अपॉर्चुनिटी देती है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई आ रही है, जिसका रुख कर लेते हैं। आरोपी आमिर राशिद अली को 7 दिनों की रिमांड पर भेजा गया है। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी शुएब को 10 दिनों की रिमांड मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई। आरोपी शुएब ने आतंकी उमर को पनाह दी थी। एनआईए ने आमिर रशीद को सबसे पहले गिरफ्तार किया था। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई, वो ये कि आरोपी आमिर रशीद अली को 7 दिनों की रिमांड पर भेजा गया है, जबकि दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी शुएब को 10 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आज आपको बताया कि पेशी हुई थी, जिसके बाद ये फैसला सामने आया है। आरोपी शुएब ने आतंकी उमर को पनाह दी थी। एनआईए ने आमिर रशीद को सबसे पहले गिरफ्तार किया था। आमिर रशीद और साथ ही साथ आरोपी शुएब का भी की तस्वीर भी आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वो गाड़ी जो थी, जो धमाके में इस्तेमाल में लाई गई थी, उस गाड़ी जो रजिस्टर्ड थी वो इसी आरोपी के नाम पर रजिस्टर्ड थी, आमिर, जो कि पेशे से प्लम्बर था। और ये वही गाड़ी के पुर्जे हैं, परखचे हैं, जब 10 नवंबर को इस घटना के बाद उसके हिस्से मिले थे, वो भी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। फिर पहिए मिले, फिर उसके बाद ये उसके चेसिस से पता लगाया गया कि ये कार i20 ही थी। अब आपको बताएं कि दिल्ली ब्लास्ट
में जो जांच की जो पेशरफ्त है वो आगे बढ़ रही है, जिसमें नए पर्दाफाश हो रहे हैं, परत से परत उठाई जा रही हैं, कड़ियाँ खुल रही हैं। तो अब पेशी भी हो रही है और जो सबसे पहले गिरफ्तार हुआ था आमिर रशीद, उसे रिमांड पर भेजा गया है। साथ ही साथ आरोपी शुएब को भी 10 दिनों की दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से रिमांड पर भेजा गया है, जबकि आमिर रशीद को 7 दिनों की रिमांड पर भेजा गया है। आगे बढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर की खबरों का रुख करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इन दिनों एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बवाल मचा हुआ है। मुद्दा है एडमिशन का। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को लेकर हो रहे सीट तनाजे पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि तालीम को भी मजहब का रंग दिया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज में भी कहा जाता है कि यहाँ मुस्लिम नहीं पढ़ने चाहिए। सोचिए हम देश को कहाँ ले जा रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए बताया जाता है कि इन इदारों में मुल्क के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा किया जाता है, मुल्क के खिलाफ बच्चों को जो है भड़काया जाता है। यहाँ जिस अंदाज में पेट्रियोटिक गाने हुए, जिस अंदाज में नेशनल एंथम गाया गया, जिस अंदाज में इस मुल्क के झंडे को लहराया गया, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे, ये कोई सरकारी फंक्शन नहीं है। चाहते तो ना करते, कोई मजबूरी नहीं थी कि कॉन्स्टिट्यूशन का, आईन का प्रियम्बल जो है ना सिर्फ हमें पढ़ाया जाए बल्कि हमसे दोहराया जाए। मैं तो कहता हूँ काश वो लोग जो ऐसी जगहों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं मुझसे टिकट के पैसे लेके यहाँ पहुंच आके एक दिन गुजारे, शायद वो समझ जाएंगे कि जो बाकी मुल्क में हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा और जहर आप फैलाते हो, एक तो आप झूठ फैला रहे हैं और दूसरा आप मुल्क के साथ कोई वफादारी नहीं कर रहे हैं। आज जो कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन डे का मतलब ये नहीं है कि हम 1 घंटे के लिए आईन को याद करें। कॉन्स्टिट्यूशन डे का मतलब है कि साल के एक एक दिन हम न सिर्फ इस आईन को याद करें बल्कि इस आईन को जिंदा रखें। और इस प्रेम्बल में कहा क्या गया कि हर मजहब को बराबरी का दर्जा होगा, इस मुल्क में हर रहने वाले को जमहूरियत का फायदा मिलेगा, कानून की उनको रखवाली होगी। लेकिन आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां बदकिस्मती से कहना पड़ता है आज तालीम को भी मजहब का रंग दिया जाता है। तो श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस के सीटों के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी ने कहा कि ऐसा लगता है कि सीएम उमर अब्दुल्ला ऐसा बयान देकर जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने संविधान की शपथ ली है। पसंद सुनील जी हमारे मौजूद। सुनील जी, उमर अब्दुल्ला पे आपने कहा कि वो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं इस सिचुएशन को, हालांकि जो ये मामला है ये कुछ दिनों में सुलझा लिया जाएगा। देखें, उमर साहब समाज को बीच में से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस सारे मसले को हिंदू मुसलमान मसला बनाना चाहते हैं, मुसलमान समुदाय को भड़काने की कोशिश है और हिंदू समाज को डराने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी दोनों समाजों को इकट्ठा रखना चाहती है, इकट्ठा लेके आगे चलना चाहती है। हम इस मसले का समाधान वैसा निकालेंगे कि जिससे हिंदू समाज जो है उसकी भावनाएं जो हैं वो भी आहत ना हो और मुस्लिम समाज के बच्चे जिनको राइट मिले हैं उनके राइट भी खत्म ना। बांग्लादेश और तुर्की की बात की कि हमारे बच्चे जो मुस्लिम हैं फिर वहीं जाएंगे। क्यों उमर को बांग्लादेश और तुर्की याद आता है? बांग्लादेश और तुर्की कौन है? उनका भारत के साथ संबंध क्या है? आप भारत के जो शत्रु हैं उनको याद करते हो? क्या ये चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का बयान है? क्या ऐसे चीफ मिनिस्टर का बयान है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो है ओथ ली है? अब ये सोचने की बात है कि कब तक हम इस तरह के चीफ मिनिस्टर को बर्दाश्त करेंगे, किस तरह से हम इतनी मानसिकता, इस तरह की मानसिकता को जम्मू कश्मीर बर्दाश्त क्या लगती है आपको उनकी कहीं न कहीं जो है डिवाइड पैदा करना सोसाइटी में? 100%। उमर साहब की प्रॉब्लम यह है कि अपनी पार्टी की इंटरनल इश्यूज के छुपाने के लिए पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि उनकी पार्टी में जो
उनको लगता है कि इस तरफ बात करने से जो है वो ध्यान भटका सकते हैं, वो भटकने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं सीधा निशाना कहीं ना कहीं जो है वो उमर अब्दुल्ला पे साधा गया है। बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि जिस तरह से पॉलिटिसाइज करने की कोशिश है, इस समाज में डिवाइड पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उमर अब्दुल्ला अपने बयानों से ये कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन इस मसले को सुलझा लिया जाएगा और सभी पक्ष जो हैं उनकी एस्पिरेशंस का ध्यान रखा जाएगा। कैमरामैन साहिब भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। रुकने पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना ने बुध को कहा कि माता वैष्णो देवी एमबीबीएस मुद्दे का जो मेरिट और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जानिब से तय गाइडलाइंस के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें कोई हिंदू मुस्लिम एंगल शामिल नहीं है। साथ ही कहा कि अगर कोई इदारा किसी खास विचारधारा से जुड़ा हुआ है तो वो फैक्टर भी मायने रखता है। मेरिट्स पे बच्चे आते हैं, मेरिट्स हैं, और दूसरा ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक एग्ज़ाम होता है देश लेवल का, उसमें बच्चे आते हैं और फिर उनको चॉइसेस भरना होता है। तो खासकर यहाँ जम्मू कश्मीर एक 70% यहाँ एक समाज का पॉपुलेशन है, तो ऑब्वियसली बच्चे यहाँ ऑप्शन ऑप्ट करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई इंस्टीट्यूशन कहीं अकीदे से जुड़ा है तो वो फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान में रखना। कोई हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है। अगर एक इंस्टीट्यूशन किसी अकीदे से जुड़ा है वो फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और देश में जो एक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो मेरिट्स है वो भी इंपॉर्टेंट है। दोनों फैक्टर है इसमें। इसी तरह होता है, बाकी अपनी जगह सब चीजें चलती हैं। आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बेहद अहम खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने अरकान असेंबली की मीटिंग बुलाई है और ये मीटिंग जुमेरात को बुलाई गई है। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में, हेडक्वार्टर में ये बैठक बुलाई गई है। साथ ही साथ ना सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान असेंबली को, एमएलएज को इस बैठक में निमंत्रण दिया गया है, बल्कि गठबंधन दलों के विधायक भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। अब गठबंधन दलों के विधायकों के शामिल होने से ये स्टेटहुड और आरक्षण पर सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि चर्चा हो सकती है, क्योंकि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का अंदरूनी मामला होता तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही एमएलए इस मीटिंग में शिरकत करते। अभी जानकारी मिल रही है कि जब गुरुवार को सीएम उमर अब्दुल्ला की मीटिंग में तमाम अरकान असेंबली नेशनल कॉन्फ्रेंस के होंगे तो इसमें गठबंधन दल के यानी कांग्रेस के भी एमएलए बैठक में शामिल होंगे। उसके बाद ये कहीं ना कहीं आशंकाएं और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं कि स्टेटहुड और रिजर्वेशन के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि जो इस वक्त माता वैष्णो देवी के एडमिशन के मुद्दे पर इस वक्त बवाल मचा हुआ है, संग्राम मचा हुआ है, उस पर भी कोई ना कोई राय गौर फिक्र किया जाए कि आखिर बीच का रास्ता कुछ निकलेगा, इस पर बातचीत होगी या नहीं, या बातचीत किए जाने का मुद्दा उठाया जा सकता है। ये भी कहीं ना कहीं कहना क़ब्ल-अज़ वक्त होगा। लेकिन मीटिंग जो हो रही है वो ये मीटिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर में होगी और इस मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम जो अरकान असेंबली हैं, विधायक जो हैं वो तो शामिल होंगे ही, साथ ही साथ गठबंधन के भी विधायकों को न्योता दिया गया है। अब सवाल उठता है कि किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो ये कि रियासती दर्जे की बहाली और रिजर्वेशन पर चर्चा हो सकती है। रिजर्वेशन की जब बात हो रही है कि सूत्र ये बता रहे हैं, सोर्सेज के जराये के हवाले से खबर मिल रही है कि इन दो मुद्दों पर इस मीटिंग में बात की जा सकती है, गौर-व-खौज किया जा सकता है, लाहे अमल तैयार किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या आगा रूहुल्ला मेहदी की तरफ से आज जब रिजर्वेशन के हवाले से इंतबा सरकार को दिया गया है उसकी वजह से ये मीटिंग बुलाई जा रही है, ये भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। तो बड़ी खबर ये कि कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर पर एक बैठक बुलाई गई है। ये बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम रुकन असेंबली तो शिरकत करेंगे ही, साथ ही साथ गठबंधन के भी विधायकों को न्योता दिया गया। तो सीएम उमर अब्दुल्ला ने कल जो मीटिंग बुलाई है उसमें रिजर्वेशन के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि एनसी के सांसद आगा सैयद रूहुल्ला ने रिजर्वेशन के मुद्दे को फिर से गर्म कर दिया है। उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 20 दिसंबर तक रिजर्वेशन का मुद्दा नहीं सुलझा तो वो फिर से तलबा के साथ आंदोलन करेंगे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर क्या कुछ लिखा आपको दिखाते।
सरकार में बैठे लोग कब समझेंगे कि हमारी युवाओं के मन की पीड़ा और निराशा कितनी गहरी है? क्या चीज उन्हें यह एहसास कराएगी? यह स्थिति पूरी युवा पीढ़ी को घुटने की ओर धकेल रही है। क्या आज वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में मेरिट वाले छात्रों का मामला भी उनकी आंखें खोलने के लिए काफी नहीं है, ताकि वे इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर युवाओं को राहत दे सके? पिछले साल उन्होंने कहा था 6 महीने, वे 6 महीने अब 1 साल में बदल चुके हैं। कुछ हफ्ते पहले बड़गाम विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कहा था कुछ ही दिन, बिना यह बताए कि मसला हल हुआ या नहीं। अब वे कुछ दिन भी 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। अब अगर वे किसी समय भविष्य में यह मुद्दा हल भी कर लें, जो कि शायद ही संभव दिखता है, तो जो साल विद्यार्थी पहले ही खो चुके हैं, जो रिक्तियां निकल चुकी है, उसकी भरपाई कैसे होगी? क्या यह सब व्यक्तिगत अहम का मामला है? क्या यह पूरी पीढ़ी इसलिए सजा भुगत रही है क्योंकि मैं उनके लिए आवाज उठा रहा हूँ? ठीक है, मैं खुद को 1 महीने के लिए इस मुद्दे से अलग करता हूँ। आप छात्रों से मिलिए, इस मुद्दे को तार्किक तरीके से सुलझाइए, उन्हें अपने साथ लीजिए, मुझे कोसिए, मुझे उनके खिलाफ कीजिए, लेकिन कृपया यह मसला हल कीजिए, क्योंकि यह उनके करियर का सवाल है। और अगर 20 दिसंबर को संसद सत्र समाप्त होने तक यह मुद्दा हल नहीं हुआ, तो मैं फिर उन्हीं छात्रों के साथ बैठूंगा जैसे पिछले दिसंबर किया था, लेकिन इस बार सिर्फ 1 दिन के लिए नहीं। और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर अब्दुल गनी वकील ने आज इंतबा दिया है कि रिजर्वेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल दखल मुल्क के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि मुल्क के हितों को सबसे ऊपर रखना चाहिए, जबकि रिजर्वेशन को कभी भी मेरिट पर हावी नहीं होना चाहिए। और यूटी सरकार से उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन पॉलिसी पर फौरन रिव्यू और बदलाव करने की जोरदार अपील करता हूं। और उन्हें पिछले असेंबली इलेक्शन के दौरान उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की लीडरशिप वाली सरकार के वादों की मैं याद दिलाता हूं। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हुक्मरान चाहे कोई भी हो, पॉलिटिकल गेन को तरजीह दे रहा है, वोटिंग कंसिडरेशन को तरजीह दे रहा है, मुल्क को तरजीह नहीं दे रहा है। जो इस वक्त इश्यू चल रहा है रिजर्वेशन का, कैसे मुल्क चल सकता है जहां रिजर्वेशन पर सिलेक्शन हो, रिजर्वेशन पर कैटेगरीज पर बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर सेलेक्ट हो? मुल्क कैसे चल सकता है? मुल्क उन हाथों में जाना चाहिए जिनके पास ब्रॉड विजन हो, मेरिट हो। तो इसलिए जो सियासतदान है वो अपने वोटिंग के लिए और पॉलिटिकल गेन्स के लिए मुल्क को दाव पर लगा रहे हैं, मुल्क को तबाह कर रहे हैं। वक्त की जरूरत है कि रिजर्वेशन पॉलिसी को रिवाइज किया जाए, जो कमिटमेंट है उमर अब्दुल्ला सरकार की, जो कमिटमेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप की, और आज वो इससे मुकर जा रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती है, सिर्फ वोटिंग के लिए। हम नहीं कहते हैं रिजर्वेशन जरूरी नहीं है, 20% होगा, 80% जनरल होगा, लेकिन हैरानगी की बात है आज जो एडवर्टीजमेंट निकला 600 पोस्टें अकाउंटेंट असिस्टेंट की, उसमें 360 रिजर्वेशन के लिए रखी गई है, 240 जनरल के लिए रखी गई। क्या बनेगा इस मुल्क को? कैसे फाइनेंस चलेगा? जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने दस्तगीर साहिब दरगाह में मॉडर्न सहूलियात का इफ्तिताह किया, जिसे कुछ साल पहले लगी भयानक आग की वजह से नुकसान हुआ था। यहाँ डॉक्टर अंद्राबी ने सेकुलरिज्म की अहमियत पर जोर दिया और बताया कि देश में मुस्लिम अहम संवैधानिक पदों पर हैं और भारत के सेकुलर ताने बाने को बनाए रखने में अहम किरदार निभा रहे हैं। रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हमने नूर खाने का इनॉग्रेशन किया, जो बहुत अरसे पहले यहाँ पे आगजनी में शहीद हो गया था और आज लोगों के लिए इसको खोल दिया गया। बहुत खूबसूरत। अल्हम्दुलिल्लाह जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का काम यही है कि हमने हर एक दरगाह को, हर एक जियारत को खूबसूरत बनाना है। ये हमारा अज़म है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इसमें हमारी मदद कर रहा है और आप सब इसके गवाह है कि हमें जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के जितनी भी दरगाहें, मस्जिदें, उनको खूबसूरत बनाना है और ज़ायरीन के लिए जो सबसे बेस्ट सहूलियत है वो फराहम करनी है।
आगे बढ़ेंगे। गांधरबल में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बुधवार को मिनी सेक्रेटरीट के लॉन में पूरे जोश और उत्साह के साथ, जोशो खरोश के साथ यौम आइन मनाया। मुख्य जो अहम कार्यक्रम था, अहम प्रोग्राम था, वो मिनी सेक्रेटरीट लॉन में हुआ, जहां डिप्टी कमिश्नर जतिन किशोर ने एक साथ प्रियम्बल रीडिंग और ओथ समारोह की लीडरशिप की, सदारत की। प्रोग्राम में अलग अलग सरकारी महकमे के मुलाजमीन ने भी हिस्सा लिया। रियासी जिले में संविधान के 75 साल पूरे होने के मौके पर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम की सदारत रियासी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर निधि मलिक ने की, जो इस मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रहीं। सेलिब्रेशन की शुरुआत भारत के संविधान की प्रस्तावना को एक साथ पढ़ने के साथ हुई, जिसमें शहरियों के इंसाफ, आज़ादी, बराबरी और भाईचारे के आदर्शों के प्रति कमिटमेंट को दोहराया गया। क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश ने अपना संविधान अपनाया था। यही संविधान हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का मार्ग दिखाता है और हमारे अधिकारों के साथ साथ हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। हमारा संविधान सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, बल्कि भारत की पहचान है। यह हमें न्याय, आज़ादी, बराबरी और भाईचारे के विचारों से जोड़ता है। संविधान दिवस हमें यह सोचने का मौका देता है कि हम इन बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे स्कूल्स हैं, चाहे कॉलेजेस हैं या ऑफिसेज हैं, सब डिविजन्स हैं, हमारी तहसील्स हैं, ब्लॉक्स, इवन पंचायत लेवल तक ये कार्यक्रम आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। बिल्कुल एक तो ये बच्चे जो हैं मैसेंजर्स होते हैं, ये पूरे ये मैसेज हर जगह पहुँचाते हैं। दूसरे क्या होता है कि बच्चों में ही ये देशभक्ति की जो एक भावना है वो जागृत हो जाती है जब बचपन से बच्चे ये चीज़ें देखते हैं। तो इन कार्यक्रमों से बच्चों के अंदर देशभक्ति जागती है एक तो, और दूसरा इनके थ्रू घर घर में मैसेज पहुंच जाता है, क्योंकि हर घर से बच्चे स्कूल के बच्चे होते हैं, तो उनके घरों में ये मैसेज पहुंच जाता है और जन जन तक ये मैसेज इस तरह से पहुंच जाता है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। एक सफर हर रोज शुरू होता है सच की बुनियादी सोच पर। सफर जिसकी शुरुआत मोड़ और मंजिल पर सिर्फ आप और आपकी बात है, और ये आपके हमसफर। धन्यवाद भैया जी। और जब तक ये सफर है, भैया जी आपके साथ। संविधान दिवस पर कश्मीरी भाषा में संविधान के संस्करण का विमोचन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 भाषाओं में संविधान के संस्करण का विमोचन किया। जम्मू में कन्वेंशन सेंटर में संविधान दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन। एलजी मनोज सिन्हा रहे मौजूद। कहा, हमारा संविधान कागज का टुकड़ा नहीं। संविधान दिवस पर एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। कहा, जम्मू कश्मीर में संविधान पूरी तरह से लागू। जम्मू कश्मीर में अलगाववाद से नुकसान हुआ। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, पहले देश के वफादारों को सजा दी गई, जो गद्दार था उसे पुरस्कृत किया गया। एलजी ने कहा, अब जम्मू कश्मीर में संविधान के तहत सब समान। संविधान के जरिए हर किसी को समान अधिकार। जम्मू कश्मीर में अब मेरिट के आधार पर नौकरी मिलेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संविधान दिवस पर दी बधाई। संविधान निर्माताओं को एलजी ने किया सलाम। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपने हेडक्वार्टर में पूरे सम्मान और जोश के साथ संविधान दिवस मनाया। इस दौरान भारतीय संविधान में दिए गए सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया गया, जिसने पूरे शहर में संविधान दिवस मनाने के लिए माहौल तैयार किया। समारोह में कॉर्पोरेशन के सभी विंग के एहलकारों और मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। हेडक्वार्टर में कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज हमारी यहाँ पूरी टीम्स मौजूद हैं। और ये सिर्फ यहाँ एसएमसी हेडक्वार्टर में नहीं, बल्कि जो हमारे मुख्तलिफ वार्ड्स हैं, 35 वार्ड्स हैं, उनमें भी आज जो है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ का इनेकाद किया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। सो आज हमने जो एक्टिविटीज़ इसमें इंक्लूड की गई थी, एक तो प्लेज हमने लिया आज कॉन्स्टिट्यूशन डे के मौके पे, और जो हमने
फिल्म यहाँ पर आज अपनी ऑडियंस के साथ शेयर की, जिससे हमने ये दिखाया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है कैसे बनाया गया। जो हमारे चीफ आर्किटेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाबा भीमराव अम्बेडकर है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, ये हमने आज यहाँ अपनी ऑडियंस के साथ शेयर किया। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सिर्फ एक बुक नहीं है, दिस इज द व्हीकल ऑफ लाइफ, जो कि एक नेशन के स्पिरिट को डिफाइन करती है। और जैसे हम एक विकसित भारत की तरफ, हम सारे महकमा जात जो हैं विकसित भारत की तरफ एम करते हैं, और हमारी पूरी जो एक्टिविटीज होती हैं वो विकसित भारत की तरफ ही जो होती है अलाइंड होती हैं। सो आज हमने यहाँ पर एक क्विज का भी इनेकाद किया गया है, जिसमें कि हमारी डिफरेंट डिपार्टमेंटल जो इंट्रा डिपार्टमेंटल टीम्स है वो पार्टिसिपेट करेंगी। सो हम आज इस सेशन को एक इंटरैक्टिव सेशन भी बनाएंगे। 26/11 मुंबई आतंकी हमलों की 17वीं बरसी पर श्रीनगर में सिविल सोसाइटीज ने मुंबई के शहीदों और दुनिया भर में दहशतगर्दी के शिकार लोगों को श्रद्धांजलि दी। बेमना में हुए इस इवेंट में आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की गई और इस बात पर जोर दिया गया कि हिंसा कि इस्लाम या कश्मीरी संस्कृत में रिवायत में कोई जगह नहीं है। एक संगठन के पैटर्न उमर भट्ट ने कहा कि आज हम दुनिया भर में आतंक के कारक खोए बहादुरों और 2008 में मुंबई में मारे गए लोगों को नमन करते हैं। की बरसी मनाई जा रही है जब मुंबई होटल पे आतंकी हमला हुआ था, और भी कई सारी जगह है जैसे छत्रपति टर्मिनस, वहां पर भी आतंकी हमला हुआ था, जिसके चलते हुए आज यहाँ पे सिविल सोसाइटीज ने एक पुरअमन प्रोटेस्ट किया। मजीद बात करते उमर साहब बताइए। 26/11 के उस मनहूस घड़ी जब मुंबई टेरर अटैक अंजाम दिया गया और हमने अपने चहीते लखते जिगर इस देश के मासूम लोगों को खोया, उसके बाद न थमने वाला माहौल जो आज तक टेररिज्म, हिंसा, वायलेंस के चपेट में आ रहा है, और आज ही के दिन हम ये होमेज, ये ट्रिब्यूट, ये श्रद्धांजलि उन लोगों को जो हमारे बीच में से मासूम जाने जाया हुई हैं, उनके लिए यहाँ गैदर हुए हैं। आज ही के दिन हम चाहते हैं कि अमन का बोलबाला हो, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का पैगाम जो नोबल कॉज है उसे फैलाने की जरूरत है। दुनिया भर के लोगों को इसमें एम्बेसडर्स बनकर इस मैसेज को, जो ये नोबल मैसेज है, इसे डिसमिनेट, इसे स्प्रेड करने की जरूरत है और अमन के इस झंडे को सरफिरिस्त लहराने की जरूरत है। ड्रग्स तस्करी की समस्या को रोकने की लगातार कोशिशों में पुलवामा में पुलिस ने एक ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया है और उसके पास से भारी तादाद में प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया। पुलवामा में बनाए गए चेक पॉइंट पर पुलिस टीम ने रफीक अहमद शाह के बेटे बशीर अहमद शाह मकामी नेव पुलवामा की शक्ल में पहचाने गए एक शख्स को रोका है, जिसकी तलाशी के दौरान 16 किलोग्राम से ज्यादा चरस पाउडर जैसा कुछ अशिया बरामद की गई है। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और पटन में नाबार्ड के साथ मिलकर सिल्क फार्मिंग पर एक दिन का वर्कशॉप अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, मुनक्किद किया गया। बारामूला के डिप्टी कमिश्नर मिंगा शेरपा चीफ गेस्ट रहे और प्रोग्राम को जाने माने साइंटिस्ट डॉक्टर खुर्शीद ने कंडक्ट किया। दूसरे ऑफिसर्स और साइंटिस्ट के अलावा प्रोग्राम में बड़ी संख्या में किसानों और स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम के दौरान किसानों को कम लागत वाली टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी गई, जिसका मकसद नई सेरिकल्चरल टेक्नोलॉजी के जरिए इनकम और रोजगार को बढ़ाना है। इसका मकसद किसानों की कमाई बढ़ाना और रोजी रोटी के ज्यादा मौके बनाना है। बात है, आज हम लोग यहाँ पे कॉलेज ऑफ टेम्परेट सेरिकल्चर में हैं मिडगुंड में। तो आपने देखा होगा जो उन्होंने पिछले साल तक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था पूरे नॉर्थ कश्मीर के लिए, बारामूला और कुपवाड़ा के लिए। बारामूला की बात करूँ, उड़ी सब डिवीज़न में इन्होंने किया था। जो हमारे लो कॉस्ट रियरिंग हट्स होते हैं, जैसा आपको पता है सेरिकल्चर के जो एक मेजर प्रॉब्लम था एक्सपेंशन का, वो था लैक ऑफ स्पेस। तो हम कोशिश करेंगे आगे भी COTS के साथ और स्क्वास के साथ पार्टनर करके कि हमारे जो बारामूला के फार्मर्स हैं उनको जो रीसेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, नए टेक्निक्स हैं, उसका फ़ायदा पहुंचाए, सो दैट वो उनकी फार्मर्स की इनकम डबल हो जाए। जो प्रोजेक्ट हमें लास्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट बारामूला और डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के लिए था, और इस साल नाबार्ड ने हमें इसको फाइनेंस किया है डिस्ट्रिक्ट गांदरबल, डिस्ट्रिक्ट बडगाम और डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग एंड कुलगाम के लिए। ये अवेयरनेस कम एक वर्कशॉप है जिसमें हम लोगों को बुलाया है। हमने 3-4 डिस्ट्रिक्टों से हमने फार्मर्स को बुलाया है ताकि उनको अवेयरनेस हो जाए, कैसे वो उनको अपनाएं और अपना जो उनका क्रॉप है इसमें कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। जैसे मलबरी को कैसे वो उसकी प्रोडक्शन कैसे करेंगे, कैसे इसका बढ़ावा कर देंगे, सिलिकॉन रियरिंग में क्या क्या एहतियात करने हैं, तो उनमें क्या क्या तदाबीर लेनी है, क्या क्या डिजीज़ मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटजीज़ है वो हम तुमको पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर आए, यहाँ ये सेमिनार था, बहुत फ़ायदा मिला यहाँ आने से। हमें नई नई टेक्नोलॉजी का पता लगा अब कैसे क्या करना है। यहाँ
यहाँ सेरिकल्चर की तरफ से बहुत फ़ायदा मिला है। डॉक्टर खुर्शीद ने हमें बहुत फ़ायदा दिया है, हट दिया है हमें, तो हमें बहुत फ़ायदा मिला है। खुर्शीद साहब ने हमारे बहुत ताउन दिया, हमारे साथ अच्छा काम किया है कि खास करके लोलाब में हमारे कोई पता नहीं था कैसे काम कर रहे हैं क्या है। इन 4-5 सालों में हमें पता चला कि सेरिकल्चर डिपार्टमेंट है क्या चीज़। उसके बाद खुर्शीद साहब ने डॉक्टर टीम ले गए, बाकी अफसरान गए जो उन्होंने हमारे को सिखाया। 2 दिन की डिस्ट्रिक्ट योग आसन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप इंडोर स्टेडियम ट्रायल में शुरू हुई, जिसमें बड़ी तादाद में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। चैंपियनशिप में सब जूनियर, जूनियर सीनियर, सीनियर ए, सीनियर बी और सीनियर सी कैटेगरी के खिलाड़ी शरीक हुए। ये चैंपियनशिप जम्मू कश्मीर योग आसन स्पोर्ट्स एसोसिएशन की देखरेख में और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के मदद से मुनक्किद की गई, जिसका मकसद पुलवामा ज़िले के योग आसन खिलाड़ियों को एक अहम प्लेटफॉर्म देना था ताकि वो अपना हुनर दिखा सके। स्टेडियम बजबनी ताल में आए थे, यहाँ पर योगासना कंपटीशन हुआ। पहले मैं शुक्र अदा करूंगी मिस्टर फेरोज सर का, जिन्होंने यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटीज रखते हैं कि हम अपना टैलेंट यहाँ पर शो करें, क्योंकि आज ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या है वो ऐसे मतलब अपॉर्चुनिटीज को मिस करते हैं, क्योंकि उनके पास उतने ज़्यादा पैसे नहीं होते कि वो रोज क्या करें, अपना टैलेंट दिखाए। तो अगर बीच बीच में ऐसे कंपटीशन होते रहेंगे जिससे क्या है हम अपना टैलेंट दिखाएंगे। एंड आजकल के बच्चे क्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने स्क्रीन टाइम पे गुजारते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। उससे आपकी मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ भी खराब होती है। और योगा जो है ये हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, इससे हमारी मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ भी ठीक रहती है। और मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पूरी टीम का, जिन्होंने यहाँ पर ये कॉम्पिटिशन रखा है।